तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेले की खेती पर। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं या तरबूज की खेती कर रहे हैं या किसी अन्य सब्जियों की खेती करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह की खेती कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको करेले की खेती पर A to Z जानकारियाँ देने वाला हूँ। यानी नर्सरी तैयार करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जो भी प्रक्रियाएँ हैं करेले की खेती से संबंधित टोटल जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप और कोई सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आपको साथ में करेले की खेती भी करनी चाहिए। और वैसे भी इस साल जो है सब्जियों की खेती काफी कम हुई है, तो आपको करेले की खेती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में करेले के जो है काफी अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। वैसे भी अमूमन करेले की जो मंडी भाव होते हैं वो 30-35 से कम नहीं रहते हैं कभी भी। सीजन में बाद में जाकर अगर मार्केट रेट डाउन आ जाते हैं ये बात अलग है, लेकिन शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो करेले के काफी अच्छे मंडी रेट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेत किसान झुंझुनू यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सिहाग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की खेती को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ज़मीन की तैयारी करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़मीन की तैयारी कैसे की जाएगी। तो दोस्तों ज़मीन की तैयारी करने के लिए आपको एक या दो जुताई, मैं तो कहूँगा कि 2 जुताइयाँ आपको कल्टीवेटर से कर लेनी है अच्छी तरह से, और उसके बाद में आपको आखिरी जुताई हैरो या रोटावेटर से कर देनी है। कहने का मतलब आपको 2 या 3 जुताइयाँ जो है हैरो और कल्टीवेटर या रोटावेटर से टोटल 2 या 3 जुताइयाँ कर लेनी है। कम से कम 3 जुताई आपको ज़रूर करनी चाहिए और मिट्टी को आपको एकदम भुरभुरा बना लेना है, अच्छी तरह से अपनी ज़मीन को तैयार कर लेना है। उसके बाद बात आती है बेड प्रिपरेशन की। बेड तैयार करने के लिए आपको करेले की खेती के लिए अगर आप बेड तैयार कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी आपको 6-6 फीट रखनी है, और बेड की जो चौड़ाई है वो आपको 3 फीट रखनी है। 3 फीट की बेड की चौड़ाई रखनी है, और बेड की ऊंचाई की बात करें तो कम से कम 1 फीट की बेड की आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। दोस्तों जमीन तैयार करते समय अगर हम बेसल डोज की बात करें यहाँ पे, तो बेसल डोज में आपको 1 एकड़ के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी दूंगा वो मैं 1 एकड़ के बारे में दूंगा। तो आपको बेसल डोज की यहाँ पे 1 एकड़ की अगर बात की जाए तो आपको 50 kg DAP यहाँ पे लेनी है, और 30 kg आपको MOP पोटास लेना है, और 30 kg आपको SSP ले लेनी है। ये आपको मिक्स करके या अलग अलग जो भी हो छिड़काव विधि से अपने खेत में बिखेर देना है अच्छी तरह। अगर आप आखिरी जुताई से पहले ये काम करना है आपको, यानी 2 जुताइयां आपको पहले कर लेनी है और उसके बाद में ये फर्टिलाइजर आपको डाल देने हैं आखिरी जुताई से पहले, और उसके बाद आखिरी जुताई करके इन सबको खेत में मिक्स कर देना है। अगर आप इन फर्टिलाइजर्स को सीधे बेड में डालना चाहते हैं, सीधा जैसे बेड तैयार करते समय हम डालते हैं, तो बेड तैयार करते समय अगर आप बेड के अंदर सीधा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो ये तरीका भी ज़्यादा सही है। अगर आप बेड तैयार करते समय डाल सकते हैं तो बेड तैयार करते समय डालेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से आप ज़मीन तैयार करके और बताए गए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हुए अपना बेड बनाने का कार्य कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों करेले की नर्सरी के बारे में। तो दोस्तों करेले की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी प्रोट्रे की, और उसके बाद में आपको नारियल की खाद यानी कोकोपीट आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दूसरी आपको नारियल की खाद भी यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी, इसको आप कोकोपीट भी कह सकते हैं। और तीसरी आपको कंपोस्ट खाद ले लेनी है। कंपोस्ट खाद और नारियल की खाद दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। 70% आपको कोकोपीट लेना है और 30% आपको जो है कंपोस्ट खाद यहाँ पे ले लेनी है। दोस्तों इन दोनों को मिक्स कर लेना है, और दोस्तों इन दोनों खाद को मिक्स करते समय कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का आपको इस्तेमाल करना है। उनको अंदर मिला के मिक्स कर देना है फंगस के लिए, ताकि आपके जो बीज हैं उनमें फंगस वगैरह की शिकायत ना आए। इन सबको मिक्स करते हुए आपको उसको ट्रे में भर लेना है और अपनी सीड सोविंग कर देनी है। दोस्तों सीड सोविंग कार्य पूरा होने के बाद ट्रे को आपको ऐसे स्थानों पर रखना है जहाँ पे मतलब रात का टेम्परेचर काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन रहे। किसी बंद कमरे में आप उनको 2 या 3 दिन के लिए रख दीजिएगा, और कमरे के अंदर सबसे अच्छा रहेगा आप 100 वाट का बल्ब जला के रख देंगे। जैसे ही पौधे अंकुरित होने की अवस्था में आते हैं ट्रे को आपको बाहर ले आना है, रात के समय उनको ढक देना है और दिन में खुली धूप में उनको रख देना है। तो इस तरह से आपको अपनी नर्सरी का रख रखाव करना है। जैसे ही आपकी नर्सरी जो है 20 से 25 दिन की हो जाती है या मिनिमम टेम्परेचर उठने शुरू हो जाते हैं, मिनिमम टेम्परेचर जैसे ही 10-12 डिग्री के आसपास पहुंच जाते हैं, उस समय आप अपने प्लांट्स का प्लांटेशन
कर सकते हैं। तो दोस्तों करेले की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते समय आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है कि करेले की नर्सरी है वो ज़्यादा ट्रे के अंदर ज़्यादा विकसित नहीं होनी चाहिए, यानी जड़ें उसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। समय पर आपको जो है 20 से 25 दिन की अवधि के भीतर आपको उसका ट्रांसप्लांट कर देना है। और दूसरा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो करेले की खेती हो या कद्दू वर्गीय जो भी सब्जियां होती है, जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, किसी भी तरह की चाहे आपकी वो नर्सरी हो, अगर आप उसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसकी जो मिट्टी है जो जड़ों पे होती है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी का ट्रांसप्लांट करते समय अगर जड़ें डिस्टर्ब, थोड़ी सी भी अगर जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद में काफ़ी कम चांस होते हैं कि वो लग जाती हैं या ठीक से ग्रोथ कर लेती हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई नर्सरी की बात। अब बात करते हैं प्लांटेशन की। प्लांटेशन करने से पहले वापस चलते हैं खेत में, यानी आपने जो बेड बना के छोड़े हैं, 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाए हैं, उन पे आपको इस्तेमाल करना है प्लास्टिक मल्च का। यहाँ पर आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में ले लेनी है, जो आपको मार्केट में 1700 रुपए से लेकर 1800-1900 रुपए तक मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ किसान भाइयों के ये भी सवाल होते हैं कि प्लास्टिक मल्च की चौड़ाई कितनी हो। तो दोस्तों प्लास्टिक मल्च की चौड़ाई आप 1 मीटर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने बेड की जो चौड़ाई है वो केवल 3 फीट रखी है। तो आपको जो प्लास्टिक मल्च है वो केवल 1 मीटर चौड़ाई में लेनी है, और जो है 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च जो है वो काम में लेनी पड़ेगी। दोस्तों प्लास्टिक मल्च का काम बिछाने का पूरा होने के बाद आपको जो है होल निकालने हैं सीड सोविंग करने के लिए अथवा नर्सरी को प्लांट करने के लिए। दोस्तों नर्सरी ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको प्लास्टिक मल्च में होल निकालने हैं 1-1 फीट की दूरी पर, यानी आपके बेड से बेड की दूरी हुई है 6-6 फीट पर, और आपको प्लांट से प्लांट की दूरी रखनी है 1-1 फीट पर। दोस्तों उसके बाद आपको 1-1 फीट की दूरी पर अपना प्लांट का ट्रांसप्लांट कर देना है। अगर आप यही खेती गर्मियों में कर रहे हैं तो आपको तार बांस की सहायता से जो है लताओं को ऊपर चढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि आप करेले की खेती बारिश के दिनों में, गर्मियों में अथवा बारिश के दिनों में करते हैं तो उनको आप ज़मीन पर नहीं रख सकते, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर अधिक बारिश हुई तो आपकी जो बेल है, जो लताएं हैं, उनमें फंगस वगैरह आने की शिकायत हो जाती है और उनमें सड़न गलन की शिकायत जो भी देखने को मिल सकती है। तो जो आप सर्दियों में खेती करें उनको तार बांस पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यही खेती अगर गर्मियों में अथवा बारिश के दिनों में करते हैं तो आपको उनको तार बांस की सहायता से मंडप बना के उनको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है तार बांस की सहायता से अगर गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो इस तरह से करें, और अभी अगर सर्दियों में इसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सर्दियों में अगर आप करेले की खेती कर रहे हैं, आपको तार बांस का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, जमीन पे ही आप उनको पड़ा रहने दें, अच्छा उत्पादन आपको इसका उसमें मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप करेले की खेती कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।